सिज़ोफ्रेनिया एक मनोरोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति की सोच, समझ और व्यवहार में जो है परिवर्तन आ जाता है। शक करने लग जाता है और अपनी दुनिया में खोया रहता है और उसे तरह-तरह की आवाज़ें सुनाई देता है जो वास्तव में होती नहीं है और उसे हमेशा यही लगता है कि उसके किसी मामले में उसको फँसाया जा रहा है। इस मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति को दूसरे की सलाह जो है वो झूठा लगते रहता है। रोगी को कितना भी समझाया जाए कि वह मानसिक बीमार से पीड़ित है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि वो मनोरोग से ग्रसित है। बीमारी जो है बढ़ने पर रोगी को यह भी लगता है कि उस पर किसी ने और जादू-टोना बात कर है दिया कि है और उस पर उसका किसी तरह शराब भी का नहीं पीते नियंत्रण हैं, नहीं है जब सिर और दर्द होने तत्पश्चात लगता है उनके तो जो दवा काम घरों नहीं के करता, दवा लोग हैं खाते उल्टी हो उन्हें जाता है तो ओझा-गुनी या आदत जो शराब पीते हैं कुछ दिन, जो उसके बाद ठीक हो बीन जाता हकीम है होते हैं सिर उनके पास दर्द, छोड़ लेके देते जाया हैं जाता शराब है, पीना, जादू-टोना का कमज़ोर हो जाते हैं, अभी कमज़ोर रहता हो है। गए हैं शराब पी के कुछ अंततः दिन उसका पहले, होली के और पहले। खराब हो जाता है और प्लास्टिक जो बेचैन है, पानी तक पीने जो उठो बोले तब पानी को पिए, काफ़ी मुँह सूख जाता है, ज़्यादा बात होता है। इसी के लिए डॉक्टर अरुण चलते हैं नशा तो हैं करते हैं नशा, जो हमको नशा भी करना है मना कर देता है, लेकिन नशा नहीं और ठीक किस तरह है, का कोई दिक्कत नहीं। नशा पहले से कर रहे हैं और क्या सही ट्रीटमेंट और जानकारी के लिए आपको पेशेंट से ही मिलाएँगे। पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, देख कर ये करें। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि सिजोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया भी कई बार उच्चारण किया जाता है। ये एक मानसिक बीमारी है, जिस तरीके के बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स हैं, सीजर जैसे आपने सुना है, इसी तरीके का एक बीमारी है जो कि आज के समाज में, जहाँ की बहुत ही तनाव भरी ज़िंदगी है, जहाँ की बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सोशल चेंजेज हो रहे हैं, उस दौर में कई बार मरीज एक खास तरह की बीमारी का शिकार होता जा रहा है, जिसमें उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, जिस जो उसके ब्रेन का जो पार्ट जो कि हमारे समझ के लिए कि हमको दिनचर्या में क्या करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, बर्ताव कैसे करना है, कैसे सोशल माहौल में रहना है, वहीं पर उसके सर्किट में कह सकते हैं ब्रेन के कुछ खास पार्ट में, जिसमें कि एमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम और भी बहुत सारे ब्रेन के जो सूक्ष्म हिस्से हैं, जो कि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर काम करते हैं, वहाँ पर बदलाव आ जाता है। और इस बदलाव के चलते पेशेंट को खुद महसूस नहीं हो पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर कोई घर वाले भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा या बेटी, बाबू ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बातों को वो नहीं समझ पाता है और लगातार वो काम करते रहता है, क्योंकि उसके सोचने समझने की ही क्षमता खत्म हो चुकी है। और ये जो फिजिकल डिसऑर्डर है, जो सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, जो आम जो बीमारियां हैं जो कॉमन है, उससे बिल्कुल ही अलग है। तो बाकी बीमारियों में बुखार आ सकता है, खांसी आ सकता है, जिसके आधार पर हम लोग बोलते हैं कि चलो डॉक्टर को दिखा लो, फिजिशियन का दिखा लो या पैरासीटामोल खा लो, जहाँ की 2 दिन या 4 दिन के बाद पेशेंट ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये मेंटल डिसऑर्डर जो बीमारी है सिजोफ्रेनिया, ये 2-2 साल तक, 4-4 साल तक, पूरी ज़िंदगी तक रहता है, जिसमें कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स देते हैं, वो बहुत दिन तक दिया जाता है। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक हैलोपेरिडोल दिया जाता था, क्लोरप्रोमाज़िन दिया जाता था। कई तरह का हिस्ट्री कि 10 साल से दवा खा रहा है और पेशेंट अपने कंडीशन में सुधार भी महसूस करता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती है जहाँ की पेशेंट या इनिशियल टाइम में पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर के पास नहीं जाता है ड्यू टू मानसिक बीमारी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि ओझा-गुनी या बाकी लोग के पास भी जाने लगते हैं। इसमें होता क्या है? एक तो आपको मैं बात से लगा कि नहीं, इसमें थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज़ हो जाती है। बिहेवियर जो है, एक बिहेवियर दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। बिहेवियर में काफ़ी बदलाव हो जाता है। कभी कुछ बोलेगा, उसके बातों में कनेक्शन नहीं रहता है। जैसे अगर पूछा जाए कि आपने आज सवेरे क्या खाना खाया? तो वो बोलेगा,
वो 4 दिन पहले के बारे में बताना चालू कर देगा। अगर पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो अपने दादाजी के नाम से स्टार्ट कर देगा कि फलाना-फलाना है। तो ये जो इनकोहेरेंट जो बिहेवियर है, इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, डिसऑर्गनाइज़्ड हो जाता है, डिसओरिएंटेड वो फ़ील करता है। अगर पूछा जाएगा कि अभी कितना बज रहा है? अगर शाम का टाइम है तो वो बोल देगा कि सवेरा हो रहा है। तो अगर उसको बोला जाए कि तुम बाहर निकलो, तो वो पीछे की ओर जाने लगेगा। अगर उसको बोला जाए रोड पर जाने के लिए, तो बाथरूम में चला जाएगा। तो ये जो डिसोरिएंटेड विथ टाइम प्लेस पर्सन, अगर बोला जाए कि अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो पहला दूसरे के बच्चे ही बता सकते हैं, तो वो मुख्यमंत्री का नाम बता देगा या उसे याद नहीं रहेगा। या हो सकता है कि जो पिछले प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम बताना चालू कर देगा कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता है वो। तो ये जो डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सोशलिज्म का अभाव होगा, सोशल वो नहीं रह पाएगा। कब कहाँ कैसे क्या करना है, उसमें बड़ों से कैसे बात करना है, उसको बात-बात में गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, एजिटेटेड रहेगा, हमेशा उसका दिमाग लगेगा कि हमेशा वो गुस्सा में है। अगर वो पीक स्टेज पर है, सिज़ोफ्रेनिया का पीक, अब सिज़ोफ्रेनिया भी कई प्रकार के हो सकते हैं। सिज़ोफ्रेनिया रूरल माहौल में अलग होता है, अर्बन इलाके में अलग टाइप का सिज़ोफ्रेनिया होता है। लेकिन प्रत्येक किसी भी तरह के सिज़ोफ्रेनिया में पैरानोइया, जो कि कॉमन टर्म है, जिसमें सस्पिशन होता है पेशेंट को, शक करता है एक दूसरे पर। कई बार उसे लगता है कि नहीं, लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं, हैलुसिनेशन उसे कानों में सुनाई देना चालू कर देता है। उसे लगता है कि मेरे को कोई अटैक कर देगा, और उससे बचने के लिए वो दूसरे पर अटैक कर देता है। इस तरह की जो भावना है, पैरानोइया है, जो बिलीफ है, उसकी बिलीफ चेंज हो जाती है। इल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन बहुत कॉमन है। कई बार देखा गया है कुछ लड़कों को, लड़कियों में भी होता है कि वो, उनको लगता है कि सामने वाला मेरे, दे आर इन लव विथ मी। ये डिल्यूजनल लव या शंका, ये शंका करना है कि लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं। 2 या 4 आदमी जहाँ खड़े हैं, उसको लगेगा कि कभी-कभी उस अगर वो अपना बाइक पार्क करेगा, तो वो सोचेगा कि मेरा बाइक कोई चोरी मत कर ले। ये जो शंका करने की आदत है, वो बढ़ जाती है, बिलीफ उसका डिसऑर्गनाइज़ हो जाता है, जैसा पहले मैंने बताया। और इस सब के पीछे है डोपामाइन लेवल का उतार-चढ़ाव। शरीर में जो केमिकल होता है डोपामाइन, जो जिसे कम करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक देते हैं, लाइक एरिपिप्राज़ोल, हैरिपेरिडोल, कैरिप्राज़ोल, जिप्रासिडोन, रिस्पेरिडोन। ये इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो डोपामाइन को बैलेंस करते हैं। और इसके लिए हम लोग को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि पेशेंट कोई भी हो सकता है, हमारे अगल-बगल में जो लोग हैं, वो इसके शिकार हो सकते हैं। मैम, कमिंग टू द पॉइंट, कि मैंने जो बोला कि डेल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, डिसऑर्गनाइज्ड स्पीच हो सकता है, थिंकिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, मोटिवेशनल दिक्कत हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि पेशेंट को काफ़ी चिंतित करता है। पेशेंट का नींद गायब हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट कई बार आत्महत्या की और सुसाइडल टेंडेंसी की ओर चला जाता है, चूँकि क्रोनिक स्टेज में जब रहेगा, तो उसके साथ सीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर होने लगते हैं, सीज़ो ऑब्सेसिव फिगर आने लगता है। So these are all the symptoms, these are all the parameters where we have to focus। और सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए कुछ रिसर्चर ने पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम बनाया है, जहाँ की नेगेटिव सिम्टम जो नेगेटिव थॉट्स है, शंका होना, और पॉजिटिव सिम्टम जिसमें कि एक स्केल होता है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि सिजोफ्रेनिया ये सर्दी खांसी बुखार है नहीं, जिसमें कि पेशेंट अपने बीमारी को डॉक्टर के सामने या किसी क्लिनिशियन के सामने या फैमिली के सामने शेयर करता है। यहाँ पर पेशेंट खुद ब खुद इतना ज़्यादा चिंतित होता है कि वो मेडिकेशन लेने से भी इनकार कर सकता है। तो वहाँ पर हम लोग को ये ध्यान देना है कि आखिर ऐसा क्या पैरामीटर अपनाएँ, कुछ स्केलिंग है जो कि ये बताती है कि पेशेंट को सिज़ोफ्रेनिया का लक्षण है या हो सकता है, या साइकोटिक फिगर है। और ये इसके लिए एक नंबरिंग पैटर्न होता है। जैसे होता है कि आप कहीं
किसी फंक्शन में जाते हैं या बाइक खरीदने जाते हैं कि तो आपसे क्वेश्चनर दिया जाता है और आप टिक करते हैं कि हाँ, खराब लगा, बढ़िया लगा, ज़्यादा बढ़िया, बहुत खराब, इस तरह के, और उसके अनुसार वो पॉइंट ग्रेडिंग की जाती है। उसी तरह सिज़ोफ्रेनिया के भी कुछ सिम्पटम्स हैं, पेशेंट को दे दिया जाता है। उस पेशेंट को वो ग्रेड जो अगर हैलुसिनेशन है, किस तरह का हैलुसिनेशन है, विजुअल हैलुसिनेशन है, ऑडिटरी हैलुसिनेशन है या टैक्टाइल हैलुसिनेशन है, जिसमें कि टैक्टाइल हैलुसिनेशन में वो कहेगा कि हमको शरीर में कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ सेंसेशन हो रहा है। विजुअल हैलुसिनेशन में उसे कुछ दिखाई देगा, जो हकीकत में कुछ नहीं है लेकिन उसे दिखाई देगा। सुनाई देने का, कभी-कभी उस एकाएक कि कोई पीछे से आ रहा है, रुक जाओ, भाग जाओ, इस टाइप के जो 2 सेंटेंस में इस तरह का हैलुसिनेशन हो सकता है, या 2 पर्सन हैलुसिनेशन या थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन, जिसमें कि लोग तेरे विषय में बात कर रहे हैं या 2 व्यक्ति के बात को सुन रहा है, तो दैट इज़ अ सेकंड पर्सन हैलुसिनेशन। तो इस हैलुसिनेशन की भी ये ग्रेडिंग बनाई हुई है और ये सब का इलाज है। जितने भी फैमिली मेंबर हैं जो जहाँ की इस तरह के बीमारी से कोई भी अगर ग्रसित है, तो उससे काउंसलर का हेल्प लेना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक होने वाली बात है। फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये देखा गया है कि जहाँ सोशल सपोर्ट है, वहाँ इनिशियल स्टेज में अगर इंटरवेंशन हो जाए तो उससे बहुत हद तक बताया जा सकता है। सोशल सपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि इसमें पेशेंट अपनी बीमारी को सक्षम होता नहीं है स्वीकार करने में, वो कहता है कि मेरे को कुछ नहीं है, तो वो दवा भी नहीं लेगा। तो अगर सोशल सपोर्ट उसे है, उसके भाई-बहन, बंधु, फ्रेंड्स, माँ-पिता अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो टाइम टेबल से दवा देंगे। इनिशियल स्टेज में अगर वो दवा लेता है तो वो बहुत हद तक कंट्रोल भी हो सकता है। हाँ, एक मैंने बात की नेगेटिव सिम्पटम, पॉजिटिव सिम्पटम। नेगेटिव सिम्पटम में जो स्केलिंग मैंने बताया उसमें होता क्या है कि लैक ऑफ टिपिकल बिहेवियर्स, जो कि समय से उठ जाना, समय से स्नान कर लेना, बाथरूम जाना, कपड़ा चेंज करना, इमोशन प्रेज़ेंट करना, दीज़ आर द इसकी लैकिंग होगी। दैट दैट इज़ द नेगेटिव सिम्पटम। जो सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है, उसमें इस तरह के बिहेवियर का अभाव होगा, जो सोशल बिहेवियर है। पॉजिटिव सिम्पटम क्या हो सकते हैं? जैसे कई बार मैंने बोलता है कि हैलुसिनेशन, दैट इज़ अ पॉजिटिव आप हैलुसिनेशन डिल्यूजनल हो सकता है। इस डिल्यूजन में कई तरह के डिल्यूजन है, सोमैटिक डिल्यूजन हो सकता है, एरोटोमैटिक डिल्यूजन। एरोटोमैटिक डिल्यूजन में सामने वाला मेरे प्यार में फंसा हुआ है, वो मुझे प्यार करता है, इस तरह का एरोटोमैनिक जो बिहेवियर है उसे दिमाग में आता रहेगा। रिलीजियस डिल्यूजन हो सकता है, उसको लगता है कि जो भगवान है वो ज़्यादा पूजा करने लग सकता है या कुछ रिलीजियस थॉट्स ज़्यादा आना लग सकते हैं, दैट इज डिल्यूजन। उसे लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ, ग्रैंडियोस टाइप का डिल्यूजन होगा कि आई एम ग्रेट, मेरा नाम राम है, राम अयोध्या के राजा थे, तो अपने को ही वो भगवान समझने लगेगा। जो जिस टाइप की थॉट्स हैं, दीज आर द पॉजिटिव सिम्टम। और हेलुसिनेशन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो सकता है जहाँ कि उसे सेंसेशन फील होगा, ओल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन हो सकता है जहाँ उसे सुगंध आता होगा, कहेगा कि हमको इस तरह का सुगंध आ रहा है, तरह तरह के ओल्फैक्टरी ग्लैंड से रिलेटेड, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इसमें जितना भी हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि नॉट द फैक्ट्स, जो भी चीज़ है वो रियल में हकीकत में वो नहीं है, दैट इज़ द हेलुसिनेशन। और ये सेंसेसरी ऑर्गन, इसलिए हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई से देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिसिटी तो नहीं है। अगर वो ऑर्गेनिसिटी मिल जाती है, सपोज दैट कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है, अगर उसके कॉक्लिया में या जो वेस्टिबुलर जो पाथवे है या कॉक्लियर जो नर्व है, अगर उसमें कुछ पैथोलॉजी एमआरआई में मिलता है, देन ये डायग्नोसिस चेंज हो जाता है और ये न्यूरोलॉजिकल पार्ट हो जाता है। तब इसके हम साइकोलॉजिकल पार्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, तब हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई बहुत ही ज़रूरी है, काउंसलिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट कि हम पता कर सकें कि वो किस तरह का फॉल्ट से। मेंटल डिसऑर्डर बोल देना बहुत ही कॉमन है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट इज़ ए वेरी डिफरेंट थिंग, न्यूरोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। ये डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ काउंसलर की ज़रूरत होती है, साइकोसोशल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अभी तो बहुत सारी चर्चाएँ की, मैं एक चर्चा और भी करूँगा कि जो कन्फ्यूजन, पेशेंट हमेशा कन्फ्यूज़ टाइप का थॉट्स होगा, उसके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे और डिसऑर्गनाइज़्ड रहेंगे। अगर पेशेंट को ज़मीन पर बैठा हुआ है, पूछा जाएगा कि आप कहाँ हैं? तो बोल देगा कि हम
मंदिर में है, अपने घर पर हैं, जबकि वो हॉस्पिटल में है, तो ये चीज़ हो सकता है। उसके थॉट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे, उसके जो विचार हैं, उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि मैंने सवेरे क्या खाना खाया है। मेमोरी में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, मूवमेंट डिसऑर्डर भी पाई जाती है कई तरह के पेशेंट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो विथड्रॉल, सोशल विथड्रॉल होता है, वो समाज से काफ़ी कट के रहने लगता है, डिसोरिएंटेशन होने लगता है। नाउ कमिंग टू द हाउ टू इंटरवीन, एक तो इसमें ग्रुप थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी का तो रोल है ही। इन सब के बाद कुछ दवा है, कुछ मेडिकेशंस है जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पेशेंट पहले किसी ज़माने में टिपिकल जो हैलोपेरिडोल बहुत ही कॉमन दवा हुआ करता था। बाद में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक आया जिसमें कि रेस्पेरिडोन बहुत फेमस दवा हुआ करता था। बाद में सेकेंड जनरेशन में एरिपिप्राजोल, क्विटियापिन्स, हालाँकि इस कुछ दवा का साइड इफ़ेक्ट्स भी है, ओबेसिटी और स्लाइवेशन ये सब कराता है, बट इट एक्ट्स वेरी नाइसली। एंड उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम लोग टीएचपी फेरिडोल दिया करते हैं 2 मिलीग्राम का अकॉर्डिंग टू द डोज। उसके अलावा कैरिप्राज़िन या पैलिपेरिडोन जो कि इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है। कुछ दवा ऐसा है जो कि ओरल नहीं, इंजेक्टेबल देते हैं। एरिपेप्राजोल भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में आ चुका है मार्केट में, जो कि वंस ए मंथ या महीने में 3 महीने में भी एक बार देने से कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो कि दी जा सकती है। जो टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक हुआ करता था उसे इंजेक्टेबल फॉर्म में देके कई बार देखा गया है कि पेशेंट को बार बार दवा लेने के झंझट से दूर किया जा सकता है। कई बार पेशेंट डोज को ले भी नहीं पाता है प्रॉपरली। उस तरह के केस में हम लोग जो कैरिप्राजोल या एरिपिप्राजोल, लिफ्रासिडोन, ओlanzapine, क्विटियापिन, रेस्पेरिडोन, पिरोन, सेनापिन, इस तरह की जो भी एंटी मेडिकेशन है उसको हम अपार्ट फ्रॉम द टिपिकल एंटीसाइकोटिक अभी भी मार्केट में है और बहुत लोग इससे बहुत दिनों से ले रहे हैं। और ये इस स्ट्रक्चर भी ये बेंजीन रिंग का होता है, जो कि केमिस्ट्री की भाषा में बताना चाहूँगा। वैसे व्यूअर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है इसमें। उसके चेन में कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर करके और वो एटिपिकल बनाया गया। बट कमिंग टू एंटीसाइकोटिक टिपिकली यूज्ड, दीज आर द, उसमें से सबसे कॉमन है क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल और फेनाजिन। इसमें कुछ जो कि आजकल फेमस होते जा रहा है ड्यू टू इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, जो कि मैंने पहले ही बताया। दवा जैसे फ्लूफेनाजिल, डेकानोएट है, हेलिपोडेट डेकानोएट, इसे आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं। पैलिपेरिडोन को जो कि हालांकि दिस इज द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, लेकिन इसे इंजेक्टेबल दे और को तक अगर उसका केयर टेकर ना भी है तो हम उसे दवा पर रख सकते हैं और मोर इफेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम 1M या PP, जो कि पैलिपेरिडोन होता है, जो कि 1 मीन्स की 1 मंथ में और 3 मीन्स की 3 मंथ में एक बार इंजेक्शन देकर पेशेंट को बहुत हद तक राहत दिया जा सकता है। और समाज में अगर कोई पेशेंट के जो अटेंडेंट नहीं, जो मैंने बताया थेरेपी अगर नहीं है, तो उस तरह लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी जो शो करता है, दैट इज मच मोर हेल्पफुल फॉर द पेशेंट, फॉर द पार्टी। मुझे विश्वास है कि श्रेणियाँ जैसे जो देखा है, पेशेंट जो कि वैक्सीनेशन था, फील होता था कि उन्हें पैर में सेशन है। और उसके लिए कई बार ये चूँकि अवेयरनेस में ये सब पेशेंट साइकिल नहीं जाकर वहाँ चले, वहाँ कई बार हम और एनाल्जेसिक देकर, विटामिन देकर पेशेंट की स्थिति को और क्रोनिक कर देते हैं। और जो पेशेंट सिजोफ्रेनिया का होता है उससे सिजो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होते हैं, और सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में फिर लिथियम में लगती है। अपार्ट फ्रॉम द सिटालोप्राम और सर्ट्रालिन, इस तरह के मेडिसिन को ऐड करना पड़ जाता है और वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो मैं बार बार ये कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि अवेयरनेस
इंडियन का अवेयरनेस होना बहुत, अदरवाइज पेशेंट विथड्रॉल फील करते रहेगा, क्रोनिसिटी बढ़ती जाएगी, बिहेवियर होता रहेगा, पेशेंट गुस्सा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, अगर डिप्रेसिव सिम्टम भी शो करने लगेंगे, मैनिक टाइप का करने लगेगा। इवन कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिसमें कि देखा गया है कि पेशेंट हाइपोमैनिया में या सिजोफ्रेनिया में था। कई तरह के जो पर्सनालिटी बताना चाहूँगा जो बहुत जगह अवेलेबल है, आर सफरिंग डिसऑर्डर, वो अच्छा भी, इसलिए आने की भी है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, होता भी है। सपोर्टिव थेरेपी बहुत ज़रूरी है, लोगों को भरोसा करना है, कई तरह की दवा आ, और अगर अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो, थॉट डिस्टर्बेंस होंगे, उसे अमनेसिया होगा, स्पीच और भी डिसऑर्गनाइज होने लगेगा, वो कंफ्यूज रहेगा, लोगों को भी कंफ्यूज करेगा, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार दूसरों को भी बना देगा, अगल-बगल में जो लोग हैं वो भी इसके शिकार हो जाएँगे, और इस ये और जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि आप जितना उसे अकेलापन का सिम्पटम और जाएगा, सोशल होता जाएगा। तो समाज में बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर चंदन का आभार देना चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से मेंटल डिसऑर्डर पर और साइकोटिक डिसऑर्डर पर बात कर रहे हैं, साइकियाट्रिक सिम्पटम की बात कर रहे हैं, और कई भारत सरकार के तरफ से भी कई तरह की एक्ट आई है, मेंटल हेल्थ डे भी मेंटल एक्ट आ चुका है, जिससे प्रत्येक राज्य में स्टील में मैं कहूँगा कि और गांव-गांव तक जाना चाहिए, की बहाली होनी चाहिए, चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट की साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो, रिसर्च का काम हो, सो दैट कि समाज में जो ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, खास करके मोबाइल के ज़माने में और भी लोग डिल्यूजनल होते जा रहे हैं, लोग को शंका बढ़ते जा रहा है, मोबाइल ऑफ हो जा रहा है तो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अब ये नहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो मोबाइल गिर गया हो या कोई एसएमएस नहीं आ रहा है तो वो घबरा रहे हैं। ये बहुत तरह की साइकियाट्रिक सोच ही हैं, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, तो जो इंटेंशन होते जा रहा है आजकल, ये हालांकि मेंटल डिसऑर्डर का ही अगला पार्ट है, बट मैं अपने चूँकि ये टॉपिक सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस तक ही रिलेटेड है, सो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट आई विल टेल इट कैन बी, इट इज कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, good social support and a good mental health or health professional intervene early at the can be have a good result, good prognosis apart from the medications. So I will tell मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए ताकि सीजर के इनिशियल डोरमेंट स्टेज में ही खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत कराए लेकिन कुछ नहीं। 2019 से बहुत कराए, हाँ, बहुत कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तेल दिया नाक में डाले, वो छोड़ दिए डालने के लिए, कुछ दिन के कोई बाद फायदा नहीं होगा उससे। वो आवाज आने लगा, वो आवाज से फिर देखो वो लेके आते हैं हम लोग, वो लेके आ जाएगा नाक में, फिर वो तेल, अब वो तो ऐसा लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, किसी पर शक होते रहता है, ऐसा लगता है कोई आपके विषय में बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि हमको विषय में कोई बात कर रहा है। अलग आवाज आ जाता है, जैसे वो आवाज वो हमेशा कर रहा है, जैसे अब से हम बात कर रहे हैं, आपका भी आवाज आ जाएगा कुछ देर बाद, हाँ, 2 घंटा कुछ देर बाद नहीं, कभी भी 5 साल 6 साल 10 साल ऐसे पुराना स्टोरी, शादी ब्याह हो गया आपका? हो गया सर। चलिए, एक्यूट साइकोसिस है, नींद नहीं एक्यूट आता है हमको, रात को 2 घंटा सो गए तो काफी है, फिर आवाज चालू, नींद गायब है। ऐसा समस्या आपको है या और किसी के गाँव में ऐसा तो समस्या नहीं है, आपको है? कितना बार ओझा के साथ पास गए? 10 बार। 10 बार। और कभी डॉक्टर के पास नहीं? तो ये मरीज, क्या नाम है आपका?